नमस्कार, मैं हूं श्रद्धा। आप देख रहे न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ और इंदौर से बड़ी खबर। रात्रि कर्फ्यू के दौरान रईसजादों की हाउस पार्टी में पहुंची पुलिस। शराब के साथ दूसरी नशीली चीजें भी मिली। मौके पर पुलिस को मिले 11 युवक, 6 युवतियों को समझाकर छोड़ दिया पुलिस ने। युवकों के खिलाफ प्रतिबंधात्मक कार्रवाई। कनाडे थाना इलाके के एम्पायर एस्टेट का ये पूरा मामला है। आलिशान टाउनशिप में ये बंगलों में पार्टी हो रही थी और ये रईसजादों की पार्टी थी और नशे का सामान भी यहां से पुलिस को मिला है। आपको बता दें कि 11 युवक, 6 युवतियां। लड़कियों को हालांकि समझाकर पुलिस ने छोड़ दिया, लेकिन प्रतिबंधात्मक कार्रवाई युवक के खिलाफ की गई है। कनाडे थाना इलाके के एम्पायर एस्टेट का ये पूरा मामला है। आलिशान बंगले जिसमें ये पार्टी चल रही थी, तो ये रईसजादों की पार्टी जो देर रात चल रही थी, पुलिस पहुंची। विकास हमारे साथ, हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। विकास, हालांकि ऐसी तस्वीरें कई बार देखने को मिल चुकी हैं, लेकिन क्या पूरा मामला है, जरा बताएं। मुंबई की बात की जाए तो इस तरह का कल्चर आमतौर पर देखने को मिलता है, लेकिन इन दिनों रात्रिकालीन कर्फ्यू अब भी जारी है और ऐसे में एक बंगलो को बुक करके वहां पर कुछ युवक युवती देर रात तक पार्टी कर रहे थे और इसके कारण जो एक आलीशान टाउनशिप है वहां के रहवासियों को परेशानी हो रही थी। हालांकि जो रहवासी है उनके मुताबिक आए दिन इस बंगले में पार्टी होती है और इसके जो मालिक हैं वो बॉम्बे में रहते हैं। एक कथित तौर पर साइट्स पर इन्होंने बंगले को होटल के नाम पर अपलोड किया है और इसी वजह से युवक युवती अक्सर यहाँ आकर पार्टी करते हैं। हालांकि कल रात भी ऐसा ही देखने को मिला। जब रहवासियों ने पुलिस को सूचना दी तो पुलिस लगभग 1 घंटे बाद मौके पर पहुंची, जैसा कि रहवासियों ने बताया। उसके बाद युवक युवतियों को हिरासत में लिया गया और थाने लाकर उनसे पूछताछ की गई और मौके पर न सिर्फ शराब बल्कि अन्य भी नशीला पदार्थ मिलने की जानकारी मिली है। पुलिस पूरे मामले में तस्दीक करने की बात कह रही है। इसके साथ ही युवतियों को समझाइश देकर मौके से रवाना कर दिया गया। वहीं जो युवक हैं उन पर प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की गई है। लेकिन आखिर कैसे ये एक आलीशान टाउनशिप में ये होटल के बतौर बंगला चल रहा था और युवक युवती कैसे वहां पहुंचे और कैसे ये नशीला पदार्थ शहर में पहुंच रहा, तो कुल मिला के जो नेक्सस की अगर पड़ताल तरीके से की जाएगी, कुछ और परतें भी खुलकर सामने आ सकती हैं। श्रद्धा, बिल्कुल, और ये जरूरी इसलिए भी हो जाता है, जैसा कि आपने बताया कि रात को कर्फ्यू है और उसके बावजूद अगर ये युवक युवतियां इतनी हिम्मत रखते हैं तो फिर क्यों इतनी हिम्मत रखते हैं, और अगर नहीं रखते तो फिर क्यों इस तरीके से पार्टी की जा रही थी कोरोना काल में। ये सवाल बनते हैं, हम देखना है इसके अलावा क्या क्या कार्रवाई होती है। शुक्रिया आपका विकास, तमाम जानकारी देने के लिए। और एक और बड़ी खबर इंदौर से ही। निर्दलीय विधायक शेरा की फिर से प्रेशर पॉलिटिक्स। सुरेंद्र सिंह शेरा का पत्नी को निर्दलीय चुनाव लड़ाने का ऐलान, मधानता से चुनाव लड़ाने का ऐलान कर दिया है। शिवराज सरकार को फिलहाल समर्थन कर रहे हैं शेरा, लेकिन बीजेपी के खिलाफ ही चुनाव लड़ने की तैयारी पर बोले। मधाता की जनता चाहती है कि परिवार का सदस्य चुनाव लड़े। कांग्रेस के बाद बीजेपी में मंत्री ना बनाए जाने का दर्द दिख रहा है। इससे पहले कांग्रेस में इनका दर्द दिखा था और एक बार फिर से अब दर्द दिखाई दे रहा है शेरा का। अरुण हमारे साथ, हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। अरुण, एक बार फिर से शेरा की प्रेशर पॉलिटिक्स दिखाई दे रही है। सुरेंद्र सिंह शेरा की बीजेपी को समर्थन, लेकिन बीजेपी के खिलाफ ही प्रत्याशी यानी अपनी पत्नी को उतारने की तैयारी। बिल्कुल, देखिए, जब इन्होंने कमलनाथ सरकार को समर्थन दिया था तब भी इन्होंने बहुत प्रेशर कमलनाथ सरकार पे बनाया था कि उनको मंत्री पद दिया जाए, लेकिन सरकार ने उनको मंत्री पद नहीं दिया था और उसके बाद जब सरकार गिर गई तो बीजेपी के पाले में आ गए और शिवराज सरकार को इनने समर्थन दे दिया। लेकिन अब शिवराज सरकार पर भी एक तरह से प्रेशर पॉलिटिक्स कर रहे हैं और ये जो खंडवा जिले की मानधाता सीट जिसमें नारायण पटेल कांग्रेस के विधायक थे उन्होंने इस्तीफा दे दिया और बीजेपी में शामिल हो गए। उसके बाद से वो सीट खाली हो गई, तो इस सीट से अब अपनी पत्नी या परिवार के किसी सदस्य को चुनाव लड़ाने की बात कह रहे हैं और तैयारी भी इन्होंने शुरू कर दी है। शेरा भैया का कहना है कि उनके 2 भाई हैं वो सांसद रहे हैं यहाँ से खंडवा लोकसभा सीट से और उनकी जो भतीजी है वो भी विधायक रही है। ऐसे में मानधाता सीट पर उनका प्रभाव है और इसीलिए वो वहां से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। हालांकि कांग्रेस नेताओं के वो संपर्क में है और मानधाता के जो प्रभारी हैं कांग्रेस के सत्यनारायण पटेल जो पूर्व विधायक हैं और रघु परमार कांग्रेस के महासचिव हैं, दोनों प्रभारियों के साथ कांग्रेस के दोनों नेताओं के साथ उन्होंने लंच किया, उनकी मुलाकात हुई।
और ऐसे में कई तरह के कयास भी अब लगने शुरू हो गए कि कहीं कांग्रेस से उनकी पत्नी को टिकट ना दे दिया जाए, इस तरह की बातें भी कही जा रही है। लेकिन मुख्य बात यही है कि उन्होंने चुनाव लड़ने की घोषणा कर दी है। अब यानी कि कांग्रेस में मंत्री नहीं बनाए जाने को लेकर पहले दर्द छलका था और अब ये उम्मीद थी कि बीजेपी से उनको उम्मीदें थी कि मंत्री बनाया जा सकता है, लेकिन वहां पर भी उनकी जो मंशा थी वो पूरी नहीं हुई। और इसके बाद क्या हम कह सकते हैं अरुण कि इसके बाद अब एक बार फिर से बीजेपी को ही चुनौती दे रहे हैं? बिल्कुल बीजेपी को ही चुनौती है, बीजेपी की ही टेंशन बढ़ा रहे हैं, क्योंकि अगर वहाँ पे चुनाव लड़ेंगे और कांग्रेस को भी कोई अच्छा प्रत्याशी वहां से मिलने जाए, सिर्फ दो ही वहां से प्रत्याशी नजर आ रहे हैं। एक अरुण यादव है जो पूर्व प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, दूसरा ये शेरा का परिवार है, इनका प्रभाव मानधाता में रहा है। तो ऐसे में कांग्रेस भी एक तीर से दो निशाना साध सकती है। इससे अगर शेरा के परिवार या पत्नी को टिकट कांग्रेस देती है तो एक तो उनको शेरा का समर्थन मिल जाएगा, दूसरा उन्हें मजबूत प्रत्याशी भी मानधाता में मिल जाएगा। तो और जिस तरह से प्रेशर पॉलिटिक्स करते हैं शेरा भैया, तो एक तरह से ये बीजेपी सरकार पर भी यही प्रेशर पॉलिटिक्स कर रहे हैं कि उन्हें मंत्री बनाया जाए। चलिए अब देखना होगा कि अब बीजेपी का क्या रिएक्शन होता है इसके बाद, क्योंकि कहीं ना कहीं ये वाकई में प्रेशर पॉलिटिक्स है। और अब देखना होगा कि ये जो निशाना लगाना चाह रहे हैं सुरेंद्र सिंह शेरा, क्या उनका निशाना इस बार सही जगह लगता है या फिर से वो ठगा महसूस करते हैं? शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए अरुण। और शिवराज कैबिनेट की आज अहम बैठक होने जा रही है। दोपहर 3 बजे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कैबिनेट की बैठक करेंगे। बैठक में कई अहम प्रस्तावों पर आज मोहर लग सकती है। कैबिनेट की बैठक में किसानों को आत्मनिर्भर बनाने का प्लान पेश किया जाएगा और चुनाव को देखते हुए सरकार बड़ा ऐलान भी कर सकती है। तो काफी अहम ये कैबिनेट की बैठक मानी जा रही है। आज शाम 3 बजे ये बैठक होगी आज दोपहर। और आपको बता दें कि काफी अहम ये बैठक मानी जा रही है। कई अहम प्रस्तावों को इस बैठक में मंजूरी मिल सकती है। साथ ही उपचुनाव को लेकर भी कुछ मुख्य ऐलान भी इस बैठक में किए जा सकते हैं। ये किसान कर्ज माफी कांग्रेस को पता था कि हो नहीं सकते, धोखा है, और उन्होंने धोखा दिया, नहीं धोखाधड़ी की। और इसलिए कांग्रेस के मुख्यमंत्री तत्कालीन कमलनाथ जी, जो अभी प्रदेश अध्यक्ष विपक्ष के नेता हैं, वो खुद दोषी हैं, हम नहीं। हम इस पर समीक्षा कर रहे हैं कि किसानों को क्या सहायता दी जा सकती है। और इसलिए हमने बीमा, हमने फसल की उनकी उचित मूल्य की खरीदी, उनको सब्सिडी, अनुदान, सारी सुविधा देकर हम किसान को स्वावलंबी बनाना चाहते हैं। और उपचुनाव से पहले आज मध्य प्रदेश को सड़कों की सौगात मिलने वाली है। केंद्रीय सड़क और परिवहन मंत्री नितिन गडकरी राष्ट्रीय राजमार्ग की परियोजना का आज लोकार्पण करेंगे। जबलपुर अमरकंटक और जबलपुर लखनऊ मार्ग का लोकार्पण होगा। और आपको बता दें केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी इसका लोकार्पण करेंगे। इसके साथ ही नेशनल हाईवे 45 का भी लोकार्पण केंद्रीय मंत्री वर्चुअल तरीके से करेंगे। इस मौके पर सीएम शिवराज सिंह चौहान और सांसद राकेश सिंह भी मौजूद रहेंगे। इन सड़कों के लोकार्पण होने से प्रदेश की जनता को आवागमन के लिए बड़ी सुविधा मिलेगी। लेकिन उपचुनाव से पहले ये बड़ी सौगात अब जनता को मिल रही है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी आज इन सड़कों का लोकार्पण करेंगे। नेशनल हाईवे परियोजनाओं का आज लोकार्पण करेंगे। छत्तीसगढ़ विधानसभा के मानसून सत्र की आज से शुरुआत हो रही है। इस बार कोरोना काल में विधानसभा के मानसून सत्र को लेकर खास तैयारियां की गई हैं। सत्र में पक्ष और विपक्ष 589 सवाल लगाए हैं और विधानसभा का मानसून सत्र 28 अगस्त तक चलेगा। आज सदन में पूर्व सीएम अजीत जोगी, पूर्व मंत्री देरहू प्रसाद, धृत लहरे, पूर्व मंत्री बलिहार सिंह, पूर्व सांसद रजनी गांधा देवी और भारत चीन सीमा पर हुई हिंसक झड़प में शहीद जवानों को श्रद्धांजलि दी जाएगी। वहीं राज्यपाल की अनुमति प्राप्त विधेयकों की सूचना दी जाएगी और सभापति तालिका की घोषणा होगी। पक्ष और विपक्ष के विधायकों ने अलग अलग 4 ध्यानाकर्षण लगाए हैं। चुनाव घोषणा पत्र में जनता के बीच खड़े होकर सार्वजनिक रूप से जनता को न केवल भूपेश बघेल ने, टीएस सिंहदेव ने वादा किया था, बल्कि राहुल गांधी ने एक गारंटी लेकर छत्तीसगढ़ की जनता को कहा था कि जैसे ही सरकार बनती है 1 हफ्ते के अंदर मैं बड़े निर्णय कराऊंगा और कर्जा माफी होगी। जो आज तक भटक रहे हैं लोग, 2 साल का बोनस ढूंढ रहे हैं यहाँ के लोग, बेरोजगारी भत्ता की बात हो रही है, शराबबंदी की बात हो रही है, वो सारे वादे लोग याद दिला रहे हैं। और ये बार बार याद दिलाने का मतलब होता है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष ने वादा के द्वारा ये वादा किया था।
इतने ज्यादा जनहित के मुद्दे हैं जिसकी चर्चा बहुत आवश्यक है और हम उम्मीद कर रहे थे कि पर्याप्त समय इस समय मिलेगा जिसमें प्रदेश हित के सारे मुद्दे उठाए जाएंगे, विधानसभा में चर्चा होगी। लेकिन 3 दिन के इस छोटे से सत्र में हम लोग प्रयास करेंगे कि जनहित के मुद्दे जो आवश्यक है वो उठें, लेकिन विषय जितना है समय बहुत कम है और ऐसे में केवल ये हो गया कि दिखावे के लिए विधानसभा बुलाई गई है। मुद्दे का सवाल ही नहीं है, हर बात मुद्दा है। यहाँ तो कोई काम ही नहीं कर रही सरकार, शोषेबाजी कर रही है। असलन रोका छेका क्या है? रोका छेका आप लोग बताओ तो मुझको। रायपुर में पशु घूमना बंद हो गया, गोठान करेंगे साहब। क्या हो रहा है गोठान में? गोबर खरीदे में बताएं तो चलो, तो कहां देखना चाहेंगे? गोबर की चोरी हो रही है। मैं तो बोला पुलिस के लिए बड़ी चुनौती है, गोठान से गोबर की चोरी होना 2-3 प्रकरण हुए हैं। अब लॉ एंड ऑर्डर संभालना छोड़ के गोबर की चोरी पुलिस देखे, और आईएएस जो है गोबर खरीदे। कांग्रेस की सरकार, माननीय भूपेश बघेल जी की सरकार जो कहती है वो पूरा करती है। देश में पहला ऐसा राज्य है जो गोबर खरीदी कर रहा है। जब अभी जो स्वच्छता के आए हैं, स्वच्छतम राज्यों में हमारी छत्तीसगढ़ राज्य है। इससे साफ जाहिर होता है कि हम साफ सफाई से लेकर सभी मुद्दों पर हमारी सरकार काम कर रही है। पार्टी पूरी तरह से तैयार है और विधायक भी तैयार है और सरकार भी तैयारी के साथ विधानसभा में जवाब देगी। और देवव्रत हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। देवव्रत, आज बहुत अहम दिन है छत्तीसगढ़ के लिए। अब मानसून सत्र आज से शुरू हो रहा है और ये मानसून सत्र खास इसलिए है क्योंकि कोरोना को लेकर भी खास तैयारियां की गई हैं। तैयारियों के बारे में भी हमें देवव्रत बताएं। साथ ही अब विपक्ष पूरी तरह तैयार है, हालांकि विपक्ष ने यह भी कहा कि कम समय रखा गया है ताकि सारे सवाल ना हो सके और सत्ता पक्ष से की जो कमियां हैं वो सामने ना आ सके। जी बिल्कुल श्रद्धा, और क्योंकि कोरोना काल में, कोरोना के साए में इस बार मानसून का सत्र का आगाज हो रहा है। आज से छत्तीसगढ़ मानसून सत्र के शुरुआत होने जा रही है, तो लिहाजा उस तरह के इंतजाम भी किए गए हैं। संक्रमण का दौर चल रहा है, सभी विधायकों, मंत्रियों की और तमाम वीआईपीज की मौजूदगी आज विधानसभा में रहेगी। लिहाजा पूरे इंतजाम यहाँ पर किए गए हैं। कांच के विशेष शेल्ड तैयार किए गए हैं और साथ ही जो दूरी है, डिस्टेंस बना रहे, उसके लिए गैप रखा गया है ताकि एक निश्चित दूरी के बीच तमाम विधायक, मंत्री बैठ सकें। और रही सदन की कार्रवाई की बात, तो सबसे पहले आज क्योंकि पहला दिन है इसलिए पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी को श्रद्धांजलि दी जाएगी। इसके अलावा जो बलिहारी सिंह है पूर्व मंत्री, देहरूराम धृतलहरे हैं पूर्व मंत्री, और इसके अलावा सांसद रजनीगंधा देवी हैं, उनको श्रद्धांजलि दी जाएगी। उसके बाद प्रश्नोत्तरी होगी जिसमें राज्यपाल के अनुमोदन के बाद तमाम प्रश्न रखे जाएंगे। इस बार तकरीबन 579 प्रश्न पूछे जाएंगे। इस बार सवाल लगाए गए हैं, सवालों की झड़ी मानसून की रहेगी मानसून सत्र में। लेकिन बड़ी बात यह भी है कि विपक्ष ने कई तरह के आरोप लगाए हैं कि भाई 4 दिन का समय है, ढेर सारे मुद्दे हैं, लेकिन वक्त जो है ये कम है। लेकिन फिलहाल जिस तरह से ये देखने को मिल रहा है कि आज तकरीबन 4 ध्यानाकर्षण लगे हैं, जिसमें पक्ष और विपक्ष दोनों के ही नेताओं ने ध्यानाकर्षण लगाया है। सत्यनारायण शर्मा ने एनएमडीसी के जो सीएसआर फंड की राशि है उसका उपयोग या उसका फायदा जो है वो वहां के छात्रों को नहीं मिल पा रहा है, वहां के युवाओं को नहीं मिल पा रहा है, इस पर ध्यानाकर्षण लगाया है। इसके अलावा जो नेता प्रतिपक्ष हैं धर्मलाल कौशिक, उन्होंने और सौरभ सिंह ने एक ध्यानाकर्षण लगाया है। बीज, मक्का के जो बीज हैं उसको लेकर के उन्होंने लगाया है। पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह ने अपने क्षेत्र में जल प्रदाय को लेकर के लगाया है। इसके अलावा हाथियों की मौत का जो मामला रहा है वो इस बार सदन में गर्माता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि पिछले दिनों छत्तीसगढ़ में काफी हाथियों की मौत हो चुकी है। तो इस पर एक ध्यान आकर्षण लगा है जो कि बृजमोहन अग्रवाल और अजय चंद्राकर पूर्व मंत्री हैं, उन्होंने वन मंत्री का ध्यान। 4 दिन का सत्र है, 4 दिन के सत्र में जनता की कितनी जरूरतों का ख्याल रखा जाता है और जनता के जो बीच के मुद्दे हैं वो कितने उभर कर सामने आते हैं मानसून सत्र में, और क्या कुछ उनका निष्कर्ष भी निकलता है, ये देखने वाली बात होगी। साथ ही कितना हंगामेदार होगा ये तो अब कुछ देर बाद ही पता चल जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका देवव्रत तमाम जानकारी देने के लिए। और रायपुर कांग्रेस विधायक दल की बैठक, आज शाम को ये विधायक दल की बैठक होनी है। शाम 7 बजे कांग्रेस विधायक दल की बैठक होगी मुख्यमंत्री निवास में। विधायक दल की बैठक, विपक्ष के सवालों के जवाब देने के लिए इसमें रणनीति बनाई जाएगी। तो आज से मानसून सत्र शुरू और वहीं तैयारियां भी शुरू। आज कांग्रेस विधायक दल की बैठक है, विपक्ष को कैसे जवाब देना है इसकी रणनीति आज
विधायक दल की बैठक में बनेगी। मुख्यमंत्री निवास में विधायक दल की बैठक होगी और जाहिर सी बात है कि इस बार का जो सत्र है वो काफी अहम इसलिए भी क्योंकि एक तो कोरोना काल चल रहा है, दूसरा सत्ता पक्ष के लिए इसलिए भी अहम हो जाती है ये मीटिंग करनी, ये विधायक दल की बैठक करनी, क्योंकि विपक्ष के आरोप बार बार लग रहे हैं विपक्ष की तरफ से। तो विपक्ष के आरोपों का कैसे खंडन होगा और विपक्ष को कैसे जवाब दिया जाएगा, इसकी पूरी रणनीति आज बनेगी और विपक्ष के सवालों के जवाब के लिए रणनीति बनाई जाएगी। आज शाम 7 बजे विधायक दल की बैठक, मुख्यमंत्री निवास में विधायक दल की बैठक। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। और भोपाल में कोरोना के 135 नए मरीज मिले हैं। जेपी अस्पताल में एक व्यक्ति की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई, एम्स में एक व्यक्ति कोरोना संक्रमित निकला, जेएमसी में एक व्यक्ति की रिपोर्ट पॉजिटिव आई, जवाहर नेहरू कैंसर अस्पताल से 2 संक्रमित मिले हैं। एसबीआई बैंक मुख्य ऑफिस से 3 लोग कोरोना संक्रमित, वल्लभ भवन से एक व्यक्ति संक्रमित निकला, ऊर्जा भवन से एक व्यक्ति की रिपोर्ट पॉजिटिव आई, गीतांजलि कॉम्प्लेक्स 2 लोग पॉजिटिव निकले, भगवती नगर लहारपुर से 4 लोग संक्रमित निकले, कुर्क्षेप कॉलोनी दानिश कुंज से 3 लोग कोरोना संक्रमित, लालघाटी से एक ही परिवार के 2 लोग संक्रमित निकले। और इंदौर में कोरोना ने फिर बनाया नया रिकॉर्ड, 265 नए पॉजिटिव मरीज आए सामने। अब तक 11,673 पॉजिटिव मरीज मिले हैं। पिछले 24 घंटे में 3,354 सैंपल्स की जांच में 11 रिपीट पॉजिटिव केस मिले हैं। 11 ऐसे रिपोर्ट्स हैं जिसमें लोगों को दोबारा से कोरोना हुआ है। यह भी एक चिंता की बात है कि एक बार कोरोना होकर फिर से हो जा रहा है। 11 लोग, जांच में 11 लोग ऐसे हैं जिनको रिपीट पॉजिटिव केस मिले। रायपुर की बात करें तो वहां भी कोरोना का विस्फोट, कोरोना संक्रमितों की संख्या 22,000 के पार, मौत का आंकड़ा 205 के पार। सोमवार को राज्य में मिले 1,077 नए मरीज। कोरोना से कल 9 लोगों की हुई थी मौत और रायपुर में सर्वाधिक 298 नए मरीज, दुर्ग में 139 मरीज और बीजापुर में 75 नए मरीज मिले। और बड़ी खबर आपको बता दें, कोरोना वैक्सीन से जुड़ी है इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर है, रूस ने वैक्सीन को लेकर भारत से संपर्क साधा है। स्पुतनिक वी को लेकर संपर्क साधा है। भारत को स्पुतनिक वी के बारे में जानकारी दी जा रही है। बायोटेक्नोलॉजी विभाग और आईसीएमआर ने इससे किया गया संपर्क। ये बड़ी खबर है कोरोना को लेकर और वैक्सीन को लेकर। स्वास्थ्य मंत्रालय में बैठक और रूस के राजदूत मौजूद थे, तो भारत से संपर्क साधा है रूस ने कोरोना वैक्सीन को लेकर। स्पुतनिक वी को लेकर ये संपर्क साधा गया है। और आपको बता दें, भारत को स्पुतनिक वी के बारे में जानकारी दी जा रही है। बायोटेक्नोलॉजी विभाग और आईसीएमआर से संपर्क साधा है। स्वास्थ्य मंत्रालय में बैठक में रूस के राजदूत मौजूद थे। बड़ी खबर आपको इस वक्त की बता रही है, कोरोना वैक्सीन से जुड़ी ये बड़ी खबर। रूस ने भारत से संपर्क साधा और स्पुतनिक वी को लेकर संपर्क साधा है। जानकारी दी जा रही है भारत को स्पुतनिक वी के बारे में। बायोटेक्नोलॉजी और आईसीएमआर से संपर्क साधा गया है। स्वास्थ्य मंत्रालय में बैठक हुई, रूस के राजदूत इस बैठक में मौजूद थे। और शिवपुरी में आज गिट्टी से भरा एक डंपर पलट गया। इसकी चपेट में आने एक व्यक्ति आ गया। जैसे ही गिट्टी के अंदर ये एक व्यक्ति के दबे होने की सूचना लोगों को और प्रशासन को मिली। मौके पर पहुंचे लोग और गिट्टी हटाकर व्यक्ति को जीवित बाहर निकाला गया। प्रशासन अब गिट्टी को हटाकर तस्दीक करना चाहता है कि कोई और तो इस गिट्टी में नहीं दबा और गिट्टी में दबे शख्स को जीवित निकाला गया। ये गनीमत रहा। डंपर पलटने से यह हादसा हुआ। तस्वीरें आप देख सकते हैं, फुर्ती दिखाई और फटाफट इस शख्स को बाहर निकाला, नहीं तो एक बड़ा हादसा हो सकता था। तो बड़ी खबर आपको बता दें, मकान का निर्माण हो रहा था सोनी जी का, उन्होंने गिट्टी मंगवाई थी, वो अंदर गिट्टी लेके गया तो नीचे एक चैम्बर बना हुआ था, वजन ज़्यादा होने से वो चैम्बर में पहिए चला गया, उसकी वजह से डंपर पलट गया था। तो बता रहे हैं कि एक आदमी दबा हुआ था, तो वो तो अभी
पब्लिक ने मदद करी और उसको निकाल लिया। रेस्क्यू कर निकाल लिया गया, रेस्क्यू करके निकाला है अभी, और उसको डंपर को जेसीबी से सीधा करवा रहे हैं और गिट्टी चेक करवाएंगे कहीं कोई और आदमी। और राजनांदगांव देर रात पत्थर काटकर बच्चे को बाहर निकाला गया। एनडीआरएफ और पुलिस ने मिलकर रेस्क्यू किया। कल शाम से बच्चे का पैर नाले के पत्थर में फंसा था। गंडई थाना क्षेत्र के रेनरवा गांव का ये पूरा मामला है। देर रात पत्थर काटा गया और तब बच्चे के पैर को बाहर निकाला गया। एनडीआरएफ की टीम ने और पुलिस ने मिलकर ये रेस्क्यू किया। अब फिलहाल बच्चे का पैर निकाल लिया गया है। पत्थर को काटा गया, बच्चे का पैर नाले के पत्थर में फंस गया था और अब देर रात बच्चे का पैर नाले के पत्थर से निकाला गया। पत्थर को काटना पड़ा और एनडीआरएफ और पुलिस की टीम ने मिलकर इस रेस्क्यू को अंजाम दिया। ये रेस्क्यू किया और अब बच्चे का पैर निकाल लिया गया है। और राजनांदगांव में पानी की तेज धार के बीच एक मासूम की जिंदगी मझधार में फंस गई। दरअसल कल शाम नाला पार करते समय बच्चे का पैर पत्थरों के बीच फंस गया। लोगों ने बच्चे को निकालने की काफी कोशिश की लेकिन कामयाब नहीं हुए। बाद में एनडीआरएफ और पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और रात भर कड़ी मशक्कत के बाद आखिरकार पत्थर को काटकर बच्चे को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया, जिसके बाद जाकर लोगों ने राहत की सांस ली। तकलीफों का सामना करना पड़ा क्योंकि रात हो गई थी, लेकिन उसके बावजूद एनडीआरएफ की टीम और पुलिस ने हिम्मत नहीं हारी। आप तस्वीरें भी देख सकते हैं, दूसरी तस्वीर। और फिर उसके बाद रात भर की मशक्कत के बाद पत्थर को काटा गया और फिर बच्चे के पैर को बाहर निकाला गया। बच्चा सुरक्षित है। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी खबरों के लगातार बने रहिए न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के साथ।